नमस्कार बच्चों। बेटा आज आपका FST 15 का टेस्ट हुआ होगा और उम्मीद करता हूं बेटा कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। और हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बेटा 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं सुधीर कटियार करूंगा और 151 से लेके 200 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर करेंगे। और हिंदी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तथा हमारे सिंह सर का जो मिशन है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, उसी को बढ़ाते हुए हम बेटा क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण में शामिल हैं। अगर आप बेटा देखो तो पहले नंबर पे कॉर्नेलियस वॉन नील है। इन्होंने बेटा ये बताया था कि जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये बात सही है बेटा। ठीक, जूलियस वॉन सैक्स थे। इन्होंने ये बताया था कि पौधे वृद्धि के दौरान जो हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये बेटा जूलियस वॉन सैक्स ने बताया था। और TW एंगलमैन ने बेटा बताया था, सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो दिया था वो TW एंगलमैन ने दिया था। तो इस जगह अगर आप देखो तो तीनों ही वैज्ञानिक जो हैं प्रकाश संश्लेषण से बेटा संबंधित हैं। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा 101 का उत्तर जो जाएगा वो चौथा उत्तर जाएगा। TI प्लाज्मिड में T का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ देखेंगे T का मतलब क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा T का मतलब जो बेटा होता है ये TI मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो उत्तर तो बेटा इसका चौथा चला जाएगा बेटा। ठीक है। और अगर मैं थायराइड की बात करता हूँ तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, स्रावी ग्रंथि है। तापमान एक बाह्य कारक होता है बेटा। थाइमस भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इस जगह बेटा 102 का जो उत्तर जाएगा बेटा, इस जगह जो है वो चौथा जाएगा। 102 का उत्तर जो होगा वो चौथा उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कभी किसी जीव को विलोपन के संकट से, वे जीव जिनके निकट भविष्य में वंश से विलुप्त होने की बहुत अधिक संकट है या संभावना है, उन्हें बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब इस स्थिति में क्या इच्छित दृष्टिकोण होना चाहिए? तो बेटा इसके लिए बेटा जो है या तो जो जातियां हैं जहाँ पे वहीं पे उनको बेटा हम कर लेते हैं, जिससे बेटा है उसे इन सीटू कहा जाता है, या उनको जाके ह्यूमन की केयर में बेटा संरक्षण किया था उसे ex-situ कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो वाय स्थाने भी होता है ex-situ। तो इस जगह पे जो है एक से ज़्यादा उत्तर सही होते हैं। अगर हम बेटा ex-situ की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जंतु उद्यान आते हैं बेटा। ठीक, वनस्पति उद्यान आते हैं। ठीक है। और इन सिटू के अंतर जो है बायोस्फीयर है, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं बच्चों, और वन्य जीव जो है अभयारण्य वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस जगह बेटा 103 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। एक व्यक्ति कुछ गुण रखता है, यह गुण है। अगर बेटा देखिएगा यहाँ पे अगर किसी इंडिविजुअल की बात की जाती है तो उसमें डेथ आता है और उसमें जन्म आता है। ठीक, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात की जाती है, पॉपुलेशन को बेटा समष्टि कहा जाता है। पॉपुलेशन में समष्टि, तो उसके लिए मृत्यु दर, जन्म दर और लिंग अनुपात होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति का जो गुण हो जाएगा वो मृत्यु और जन्म होगा। उत्तर पहला जाएगा। 104 का जो उत्तर होगा पहला रहेगा। देखते बेटा अगला, जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म से अंतराल चाहती हैं
उनके लिए आयोडीज एक आदर्श गर्भ निरोधक है। ये बात सही है बेटा। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरॉन अथवा रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन सही है लेकिन रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन गलत है। इस जगह पे बेटा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन होना चाहिए, ये गलत है। तो इस जगह पे प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन होना चाहिए, जिनका उपयोग बेटा पिल्स या गोली बनाने में होता है। ठीक है। और आपने ध्यान जानते हो बेटा एक नॉन स्टेरॉयडल पिल्स होती है जिसे सहेली कहते हैं, और उसमें जो है कोई भी स्टेरॉइड का उपयोग नहीं किया जाता है। नॉर्मल और पिल्स हैं ये स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। तो कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। अगर इस जगह पर देखा जाए तो 105 का उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, ठीक है, चूंकि केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिकांग में फैला नहीं होता। वो बेटा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे नेप्स प्रोटीन कहा जाता, उसके कारण फैला नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट सही है। न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वो नेप्स प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे ये कथन भी सही है। तो कथन जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। और जो इसमें डीएनए जो होता है प्रोटीन के चारों तरफ बड़े लूप बनाते हुए होता है। ठीक है बच्चों। तो 106 का उत्तर चौथा जाएगा। रेडियो आइसोटोप फास्फोरस 32 और S35 का उपयोग हुआ है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं तो हार्से और चेज ने बेटा यहाँ पे अगर देखें तो रेडियो एक्टिव का उपयोग किया था। बेटा इन्होंने फास्फोरस 32 का उपयोग डीएनए में किया, चूँकि आप मालूम है डीएनए में फास्फोरिक एसिड होता है फास्फोरस, और S35 का उपयोग इन्होंने प्रोटीन में किया था। ठीक। और इससे बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर वास्तविक रूप से बता दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो इस जगह पे उत्तर पहला जाएगा। ग्रिफिथ ने बेटा आपको मालूम है जो है इन्होंने जो रूपांतरित ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या रूपांतरित सिद्धांत दिया था, और इन्होंने ये जेनेटिक मटेरियल के नेचर को पता लगाने के लिए प्रयोग किए थे। हालांकि उससे वो ये नहीं बता पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेटा न्यूक्लिक एसिड है कि प्रोटीन है, इस चीज़ की वो जानकारी नहीं दे पाए थे बेटा। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने माइस का उपयोग किया था। ठीक है। और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, और ये जो इन्होंने प्रयोग किया था 1928 या 1928 में किया था। ठीक। इसके बाद फ्रैंकलिन स्टाल और मेसेल्सन थे बेटा, इन्होंने हैवी नाइट्रोजन का उपयोग किया था, और 1958 में बताया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है बच्चों बेटा। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 107 का उत्तर जो जाएगा वो पहला जाएगा। 108 बेटा, 108 में बेटा हम लोग ये देखते हैं बच्चों, देखेंगे हीमोफीलिया जो है रुधिर का निकलना ना बंद होना सही है बेटा। सिकिल सेल एनीमिया जो है बिंदु उत्परिवर्तन है, ये बात भी सही है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक बेटा उपापचय की जन्मजात त्रुटि है, ये बात भी सही है। थैलेसीमिया जो है ये अल्फा और बीटा श्रृंखला का कम होना संश्लेषण होता है। तो इस जगह पे बेटा उत्तर जो जाएगा दूसरा जाएगा। और मेरे बच्चे जानते हैं अल्फा थैलेसीमिया जो है ये 11वें नंबर क्रोमोसोम पे इसके जीन पाए जाते हैं, और बीटा थैलेसीमिया के 16 नंबर क्रोमोसोम पे जीन पाए जाते हैं। अल्फा के 11 होगा और बीटा के 16 नंबर क्रोमोसोम होगा। ठीक है बच्चों। तो
तो इस जगह पे 108 का उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। 109 बच्चों, 109 में बेटा हम लोग देखते हैं, इसमें हमें सही अनुरूपता का चयन करना बेटा। अगर देखें क्लेमाइडियासिस जो है ये उपचार योग्य STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है। हेपेटाइटिस बी जो है लाइलाज STI है। ICSI जो है ये ART है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक, वैसेक्टॉमी जो है ये शल्य चिकित्सा होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, ये A1, B2, C3 और D4 चौथा उत्तर जाएगा। ठीक, और वैसेक्टॉमी जो है ये स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। 109 का जो उत्तर जाएगा, 109 का चौथा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हम सही अनुरूपता का चयन करते हैं बेटा यहाँ पे तो देखेंगे, देखिएगा रैपिड स्पैज्म है, एक तीव्र ऐंठन होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है कंकाल कमजोरी और कंकाल पेशियों का एक पक्षाघात होता है बेटा, और ये एक प्रकार का स्व प्रतिरक्षा विकार होता है। ये जो है बेटा स्व ऑटो इम्यून या स्व प्रतिरक्षा विकार होता है। स्व प्रतिरक्षा विकार होता है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। संधि शोथ जो जोड़ों में जो शोथ हो जाता, सूजन आ जाती है। ठीक, पेशी दुष्पोषण जो है बच्चों, ये जो है एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो पहला उत्तर जाएगा। ठीक बच्चों, 110 का जो है उत्तर जो पहला रहेगा। सही अनुरूपता का चयन करें बच्चों। अगर हम यहाँ देखते हैं सही अनुरूपता का चयन क्या होगा बेटा, देखिए सिक्रेटिन, जठर आंत्रिपथ, ईस्ट्रोजन अंडाशय से होता है बेटा वो फॉलिकल सेल, कॉर्टिसोल एड्रीनल ग्रंथि से होता है, PRL प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा सिक्रीट होता है। तो इस जगह पे बेटा अगर हम देखेंगे उत्तर जो जाएगा ये दूसरा उत्तर जाएगा। और बेटा जो सिक्रीटिन है, जो इंटेस्टाइनल हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड हार्मोन। ईस्ट्रोजन जो है ये जो होता है बेटा, ये बेटा स्टेरॉइड हार्मोन। और प्रोलैक्टिन जो है बेटा ये प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है और जो मिल्क के सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है। सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हम यहाँ सही अनुरूपता का चयन करते हैं बेटा, सैक्रम जो है, ठीक, इसकी संख्या 1 होती बच्चों। सत्य पसलियाँ जो हैं ये 7 जोड़ी होती हैं बेटा। ठीक, और वच्छी कसोरिकी जो हैं ये 12 होती हैं और कपाल अस्थियाँ जो हैं 8 होती हैं। क्रेनियल बोन्स की संख्या जो है 8 होती है। तो इस जगह पे जो अगर हम देखेंगे तो तीसरा मेल खा रहा है बच्चों। ठीक है, और बेटा आपको मालूम है हमारे स्कल में जो टोटल जो है हड्डियों की संख्या 29 होती है। जैसे बेटा फेस में 14 होती हैं, क्रेनियम में 8 होती हैं, दोनों ईयर की मिडिल ईयर की 6 ऑस्काइल्स हो गई, एक हाईआइड है। अगर इन 3 सबको जोड़ा जाए तो टोटल जो बोन्स की संख्या स्कल में 29 स्कल बोन्स होती हैं। ठीक बच्चों, 113 बेटा देखते हैं। या फिर हमें सही अनुरूपता का चयन करना बेटा, और सही अनुरूपता का चयन करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों
तो देखेंगे कैट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम के ल्यूमेन में कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो जाने का उनकी कोरोनरी आर्टरी की ल्यूमेन कम हो जाती है बेटा। ठीक है बच्चों, जो हो जाएगा पहला। एंजाइना जो है यहाँ पे अगर देखेंगे ये ऑक्सीजन की कमी के कारण सीने में दर्द होता है बेटा। जो प्रवाह आयतन का जो है उसका आयतन जो होता है 70 ml होता है। और क्यूआरएस जो सम्मिश्रण है ये निलय का जो है विध्रुवण होता है, जिसमें निलय जो है बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस जगह पे बेटा उत्तर जो जाएगा, दूसरा उत्तर जाएगा। 113 का जो उत्तर होगा वो दूसरा होगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। बेटा आपको मालूम है हम लोगों में 2 ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ABO एक RH। और ABO ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। वो चारों प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है वो RBC की मेम्ब्रेन में एंटीजन जो शुगर पॉलीमर है उसके कारण होता है। अगर A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, B एंटीजन RBC में मेम्ब्रेन में तो B हो जाएगा, अगर AB एंटीजन है तो AB ब्लड ग्रुप। तो ये गलत हो जाएगा। O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो यह गलत अनुरूपता में अगर हम देखते हैं बेटा 114 का जो उत्तर जा रहा है वो तीसरा जाएगा। 114 का उत्तर तीसरा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक उपापचय है? अगर हम बेटा यहाँ पे द्वितीयक उपापचय की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे बेटा आप देखेंगे, देखिएगा ये द्वितीयक उपापचय है जो है, तो ये ड्रग्स होता है, ड्रग्स हो गया बेटा। मॉर्फिन जो है एल्कलॉइड है। एंथोसाइनिन ये वर्णक है या पिगमेंट है। और लिसाइथिन जो है ये प्राथमिक उपापचय है, प्राथमिक उपापचयज है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा ये सभी जो है द्वितीयक हो गए और ये जो है प्राथमिक हो जाएगा। तो 115 का उत्तर जो जाएगा ये चौथा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगर हम देखते हैं कॉकरोच के लिए सही कथन का चयन करें। अगर हम कॉकरोच के लिए सही कथन का चयन करेंगे बच्चों तो देखेंगे हिपैटिक सीका की संख्या हृदय की कक्षाओं से काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चों अगर आप देखें हिपैटिक सीका की संख्या जो है वो 6 से 8 होती है और हृदय कक्षाओं की संख्या जो होती है वो 13 होती है, फनल शेप्ड होते हैं। तो पहली बात तो बेटा ये जो हो गई ज़्यादा नहीं कम होती है, तो ये बात गलत हो गई बेटा। ठीक, मुख्य उपांग के सभी अवयव जोड़ों में होते हैं, ये बात भी गलत है, सभी जोड़ में नहीं होते हैं बेटा। ठीक, जैसे हाइपोफेरिंक्स टंग है ये जो उपांग पेयर में नहीं होता है, अपर लिप जो है ये उपांग जो है पेयर में नहीं होता, लोअर लिप जो है लेबियम ये भी जो है पेयर में नहीं होता। तो ये बात भी गलत हो गई है। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी सरिका निकलती, ये बात सही है बच्चों। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 ट्राइगोनल नहीं बेटा हेक्सागोनल षटकोणीय नेत्रांशक होते हैं। तो इस जगह पे बेटा केवल जो है सी उत्तर जा रहा है। ठीक है, ये बात भी गलत, ABDC सही जाएगा। तो 116 का उत्तर जो है ये दूसरा जाएगा। ठीक है बेटा, 116 का उत्तर जो है दूसरा जाएगा। नाइट्रोजन रखने वाले रसायन का चयन करें। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं नाइट्रोजन रखने वाले जो हैं, देखिएगा ग्लाइसिन जो है ये अमीनो अम्ल है तो नाइट्रोजन होगा बेटा। यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है, इसमें भी होगा।
ग्लिसरॉल बेटा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा। सेरीन जो है ये अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, इसमें भी नाइट्रोजन होगा। राइबोज जो है एक पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन नहीं होगा। ठीक, तो रखने वाले बेटा ए बी और डी, ए बी डी इस जगह पे जो है 117 का जो उत्तर जो जाएगा वो बेटा पहला जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। बेटा अगर सही अनुरूपता का हम चयन करेंगे बेटा तो देखेंगे आरबीसी गोल और द्वि अवतल होती, बात सही है बेटा। डब्ल्यूबीसी अमीबोइड होता, ये बात भी सही है। तंत्रिका कोशा शाखित और लंबी होती है, बात भी सही है। स्तंभाकार लंबी और सक्रिय होती हैं और आधार पे इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। साधारणतः है जो है पहला उत्तर जाएगा, 118 का उत्तर पहला रहेगा और इसमें साधारणतः है। आधारी केंद्रक होता है। ठीक बेटा, तो इस जगह उत्तर 118 का पहला जाएगा। रेड डाटा बुक में रेड का क्या मतलब है? देखिएगा, खतरे का प्रतीक जो कि जाति वर्तमान समय में दुनिया भर में महसूस कर रही। सही है बेटा, जो जाति ऐसी हैं जो या तो बेटा एक्सटिंक्ट होने वाली हैं या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होती हैं, तो उनको बेटा इसमें रखा गया है, तो उत्तर पहला होगा। जंतु का रक्त नहीं बेटा, बिल्कुल मतलब नहीं। विश्व में लाल जंतु, इसका भी कोई मतलब नहीं। बड़े जंतु के आकार का प्रतीक, ये भी नहीं होगा। तो 119 का जो उत्तर जाएगा पहला जाएगा। 120 क्वेश्चन बेटा हम लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन जो है हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि JGA और कुछ सीमा तक बेटा, जो कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है, हृदय द्वारा होता है बेटा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे उत्तर दूसरा जाएगा। बेटा आपको मालूम है हृदय में आलिंदी नेट्रियम कारक होता है जिसे ANF कहते हैं, और ये जो है वाहिका को फैलाता है और जो जिसके कारण ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। तो अगर GFR बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ये नॉर्मल करने में सहायता करता है। तो बेटा इसका मतलब हृदय का भी रोल होता है हमारे वृक्क के नियमन के ऊपर। और ये जो है JGA के जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus है उसको बेटा ये अपोजिट होता है। ये दोनों मिलके हृदय के GFR को नियंत्रित करते हैं। तो 120 का जो उत्तर जाएगा बच्चों ये दूसरा जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में GFR लगभग कितना होता है? 180 ml प्रति घंटे नहीं बेटा, प्रतिदिन होगा। 18 लीटर प्रतिदिन नहीं, 125 लीटर प्रतिदिन नहीं, 125 ml प्रति मिनट या फिर 180 ml जो है प्रतिदिन। तो उत्तर तो बेटा 121 का जो चौथा जाएगा। और आपको बेटा मालूम है इस फिल्ट्रेट का 99 पॉइंट समथिंग जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है PCT, DC2 और कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा हेनले लूप के साथ। तो इसके कारण जो है लगभग जो 180 ml बेटा लीटर होगा, ml नहीं होगा बेटा, 180 लीटर प्रतिदिन, 180 लीटर प्रतिदिन हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो उत्तर जो जाएगा 121 का 4 जाता है। इसीलिए बेटा देखिए गोल फिल्ट्रेट तो इतना बनता है लेकिन यूरिन जो है लगभग 1.5 लीटर के आसपास बनता है। उसका मुख्य कारण जो होता है वो जो है रीएब्जॉर्प्शन होता है जो 99% से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है मेरे बच्चों, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का टैक्सा है? बहुत ठीक बेटा, स्तनधारी भी एक टैक्सा है, पादप भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। तो अगर देखा जाए तो इस जगह पे उत्तर जो 122 का उत्तर जो जाएगा चौथा जाएगा।
दिए गए दो कथन हैं। अगर हम इस कथन को देते हैं, गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर एचसीएल और पेप्सिनोजन के श्रावण को रोकता है। बेटा ये रोकता नहीं है बेटा, ये बढ़ाता है। ठीक बच्चों, जीआईपी जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को उत्तेजित करता है, उत्तेजित नहीं करता है बेटा, ये उसको रोकता है। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे, दोनों ही जो स्टेटमेंट या कथन दिए गए हैं वो गलत है। 123 का जो उत्तर है बेटा, पहला बेटा, आपको मालूम बच्चों गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ठीक, और जीआईपी जो है, ये जो हार्मोन है, ये जो है बेटा पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। और इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो दोनों ही कथन गलत हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और गैस्ट्रिक जूस में बेटा वाटर, एंजाइम, एसिड पाए जाते हैं, इनके साथ मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और जीआईपी जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, जो कि जठर के स्राव को बेटा रोकने का काम करता है, ठीक है। तो इस जगह पे दोनों ही स्टेटमेंट मेरे गलत जा रहे हैं। 123 का उत्तर जो होगा वो पहला जाएगा। सहोपकारिता के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब बेटा ऐसी चीज जिसमें दोनों ही जीवों को फायदा हो। तो देखेंगे, एक प्रजाति को नुकसान और दूसरी को अप्रभावित नहीं होगा बेटा, दोनों ही प्रजाति को लाभ होता है, ठीक है बेटा। इसी को सहोपकारिता कहते हैं। जैसे बेटा लाइकेन देखा होगा, एल्गी और फंजाई का बड़ा संयोजन है। पौधे और जो पौधे और पॉलिनेटर है इंसेक्ट, उनके बीच भी यही चीज का रिलेशन पाया जाता है। इसी प्रकार बेटा आपने देखा होगा आर्किड पौधों को, और बेटा और ऑफ्रिस एक इंसेक्ट है, वो भी जो है उसी के साथ जो होता है सहोपकारिता का बहुत अच्छे उदाहरण होंगे। तो 124 का बेटा जो हो जाएगा ये दूसरा उत्तर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जलीय स्तनधारी है? अगर हम बेटा जलीय स्तनधारी की बात करते हैं बेटा, तो देखेंगे वेल बेटा एक स्तनधारी है, ठीक, आपको मालूम है पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाया जाने वाला जो एनिमल है वेल है। सील भी होता है, समुद्री गाय भी होती है बेटा, ये सभी जो है ये जलीय स्तनधारी है। तो 125 का जो उत्तर जाएगा चौथा उत्तर जाएगा। अगर हम यहाँ पे 125 का देखेंगे, चाहे वेल को देखें बेटा, चाहे सील को देखें, चाहे समुद्री गाय को देखें, ये सभी जो हैं बच्चों, ये जो हैं ये जलीय स्तनधारी हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन मनुष्य की मारुला के विषय में सत्य है? बेटा देखेंगे, अगर हम देखते हैं बच्चों, तो इसमें जो है यह लगभग समान मात्रा का कोशिका द्रव्य रखता है, बात सही है, और बिना विदलित हुए युग्मज की तुलना में, लेकिन डीएनए की मात्रा ज़्यादा रखता है, ये बात सही है बेटा। देखेंगे जब तक बेटा मारुला स्टेज है, इसमें जो है कोशिकाओं का विभाजन तो होता रहता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो डीएनए की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की मात्रा लगभग उतनी रहती है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 126 का उत्तर जो है पहला रहेगा। यह बहुत कम कोशिका द्रव्य, बिल्कुल गलत। यह ज़्यादा अथवा कम समान मात्रा का कोशिका द्रव्य या डीएनए रखता, ये बात भी गलत है। यह ज़्यादा कोशिका द्रव्य रखता और ज़्यादा डीएनए भी बिना विदलित हुए, ये बात भी गलत है बच्चों, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना बेटा। निम्नलिखित में कौन सी अनुरूपता गलत है? 127 बेटा देखेंगे, इसमें कौन सी अनुरूपता गलत है? सस्य भूमि मानव निर्मित परितंत्र, मतलब क्रॉप फील्ड हो गया, ये मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। दूसरा एक्वेरियम या जल जीवशाला है, ये भी बड़ा मानव निर्मित होता है। घास के मैदान है, ये स्थलीय परितंत्र, और मरुस्थल भी, ये भी स्थलीय परितंत्र है। फाइटोप्लैंक्टन जो है
बेटा याद रखिएगा ये उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण के कारण बेटा इनको हम स्वपोषी कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे गलत अनुरूपता जो है ये चौथी जाएगी, 127 का उत्तर जो है चौथा जाएगा। किस प्रकार की विभज्योतक विषाणु से अप्रभावित रहती है? बेटा देखना है बेटा, अगर हम देखें वायरस रहित जो विभज्योतक है ये बेटा जो है एपिकल में नहीं होता है, कक्षी में नहीं होता है, तो दोनों में ये जो है ये वायरस रहित होता है। तो उत्तर जो जाएगा बेटा 128 का बेटा चौथा उत्तर जाएगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बेटा शीर्ष और कक्षी को वायरस रहित बेटा जो है बनाने के लिए प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो 128 का जो उत्तर होगा वो चौथा जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। चूंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसके कारण कई फॉरेस्ट है, जो क्रॉप फील्ड है वो कट हुए, जिनके कारण बेटा ये बायोडाइवर्सिटी कम हो गई। जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति और खर्च को बचाया जा सकता है। तो 129 में बेटा ये कथन भी बेटा सही जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा 129 का जो उत्तर होगा, दोनों ही कथन सही हैं। अगर हम लोग इस बात को देखते हैं बेटा 129 में देखेंगे, अगर हमें परंपरागत का उपयोग होगा तो उसमें समय, शक्ति और सब बेटा और खर्च को हम लोग बचा सकते हैं। तो 129 का जो उत्तर होगा वो चौथा जाएगा। 129 का जो है उत्तर जो है चौथा जाएगा। मटर के लिए सही विकल्प को चुनिए। अगर हम मटर के लिए बात करते बेटा तो इसमें देखेंगे 9+1 स्टैमिन होते हैं बच्चों, ठीक। तो डाइडल्फस कंडीशन हो गई, चूंकि 2 बंडल में हो गए। सीमांत बीजांडान्यास होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, जहाँ पे 2 कार्पेल मिलते हैं वहीं पे प्लेसेंटा डेवलप होता है और वहीं पे ओव्यूल लगते हैं। इसको सीमांत बीजांडान्यास कहते हैं। अधोवर्ती जो है ओवरी, इसमें अधोवर्ती नहीं होती बेटा, सुपीरियर होती, बात गलत है। कैलिक्स का वैक्सीरी अभिविन्यास होता है, कैलिक्स का नहीं होता बेटा, करोला का होता है। जाइगोमॉर्फिक जो है इसमें पुष्प आया, तो ये बात सही है। एक ही बेटा मतलब रेडियस से हम पुष्प को बराबर काट सकते हैं, बड़ा इक्वल विभाजित कर सकते हैं। बाई कार्पलरी नहीं बेटा, मोनो कार्पलरी होता है। तो ए बी ई 130 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। कौन सा एंजाइम के द्वारा सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है? बेटा अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं, ठीक है, तो देखिएगा हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है बेटा, ये ग्लूकोज और एटीपी को जो है रिएक्शन करने में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में यूज होता है बेटा, ठीक। तो ये नहीं होगा। इन्वर्टेज जो है ये सुक्रोज को, ये सुक्रोज है को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, ठीक। तो उत्तर इसका 131 का दूसरा होगा। कार्बोक्सी पेप्टिडेज नहीं होगा। रुबिस्को जो एंजाइम है, ये जो कार्बोक्सीकरण प्रक्रिया जो है केल्विन साइकिल में इसका उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। तो इस जगह पे जो होगा उत्तर जो जाएगा ये दूसरा उत्तर जाएगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने वाला होगा। 131 का जो है
आंसर दूसरा जाएगा। जीन कोष क्या है? इसे हम जीन पूल भी बेटा कहते हैं। जीन कोष या जीन पूल, एक व्यक्ति में कुल जीन, देखिएगा नहीं बेटा, कुल जीन और उनके एलील्स, बेटा देखिए पॉपुलेशन में टोटल जीन जो होते हैं और उनके अल्टरनेट फॉर्म जो होते हैं, उसी को हम जीन पूल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो 132 का जो उत्तर जाएगा दूसरा जाएगा। ठीक, कुछ जीन नहीं बेटा और कुछ एलील नहीं, सभी जीन होते हैं। सभी समुदाय ने, किसी एक समुदाय के लिए टोटल नंबर ऑफ जीन होते हैं और उनके अल्टरनेट फॉर्म को हम बेटा एलील्स कहते हैं। ठीक, और इसी के टोटल समूह को हम बेटा जीन पूल या जीन कोष कहते हैं। 132 का बेटा उत्तर दूसरा जाएगा। यहाँ पे हम लोग बेटा देखते हैं, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। अगर बेटा यहाँ पे गलत अनुरूपता का चयन बेटा करते हैं तो बहुध्रुवी न्यूरॉन जो है ये प्रमस्तिष्क वल्कुट में पाया जाता है, सही है। द्विध्रुवी न्यूरॉन जो है आँख की रेटिना में पाया जाता है। मतलब बेटा आपको मालूम है यहाँ पे बहुध्रुवी मतलब कई प्रकार जो हो गए, एक एक्सॉन हो गए और कई डेंड्राइट्स हो गए, ये बहुध्रुवी न्यूरॉन हो गया। अगर हम यहाँ पे ऐसे करते बेटा और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हो गया डेंड्राइट्स हो गए और ये एक्सॉन हो गया। अगर हम बेटा एक ही डेंड्राइट्स और एक ही डेंड्रॉन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे एक एक्सॉन हो गया और एक डेंड्रॉन हो गया, तो ये द्विध्रुवी आँख की रेटिना में पाए जाते हैं। और केवल एक्सॉन हुआ और ठीक डेंड्रॉन नहीं होगा, तो उस जगह पे बेटा जो होगा एक ध्रुवी न्यूरॉन, ये भ्रूणी अवस्था में पाए जाते हैं। ये बात भी सही है। आच्छदहीन तंत्रिका श्वान कोशिका में अनुपस्थित नहीं होती बेटा, उपस्थित होती है। ये बात याद रखना मेरे बच्चों, ठीक, उपस्थित होती है। तो इस जगह पे 133 का जो उत्तर जाएगा ये चौथा जाएगा। मनुष्य के लिए गलत अनुरूपता, तो 133 का जो उत्तर जाएगा ये चौथा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे जालिका सिरा विन्यास, बेटा ये द्विबीजपत्री का होता, गलत हो गया, द्विबीजपत्री। ठीक, एकांतर पर्ण विन्यास, बेटा एकांतर कर्ण जो पर्ण विन्यास है वो जो है कैलाट्रोपिस में नहीं पाया जाता बेटा। ठीक, ये बात भी गलत है बेटा। ठीक, मस्टर्ड है, सनफ्लावर, उनमें पाया जाता है बेटा। आधारी जो है, आधारी बेसल प्लेसेंटेशन है और ये जो है बड़ा कंपोजिटी फैमिली का लक्षण होता है। और जो गेंदा है या सूरजमुखी है उसमें पाया जाता है। तो 134 का जो उत्तर जो हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा। और जो जाइगोमॉर्फिक सम्मिति है ये धतूरा, बेटा इसमें जाइगोमॉर्फिक ना होकर एक्टिनोमॉर्फिक होती है, चूंकि ये सोलेनेसी फैमिली का है। तो उत्तर बेटा यहाँ पे तीसरा जाएगा। 135 बेटा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं डाउन सिंड्रोम जो है ये गुणसूत्री विकार है बेटा। अगर देखें गुणसूत्री विकार है बेटा, और इसमें जो होता है तो 21वें नंबर क्रोमोसोम में 2 की बजाय 3 होते हैं। तो ये ट्राइसोमी 21वें नंबर क्रोमोसोम का है बेटा डाउन सिंड्रोम। हीमोफीलिया जो हो गया बेटा ये मेंडली विकार है, मेंडेलियन विकार है। आपको मालूम है ये सेक्स क्रोमोसोम का रिसेसिव बेटा होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये जो सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम में एक्स एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है XY, मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स, और इसमें एक बड़ा खास लक्षण होता है गायनिकोमेस्टिया हो जाता है। तो गुणसूत्री विकार। ठीक, जो वर्णांता कर्ण जो
कलर ब्लाइंडनेस है ये मेंडेलियन विकार। और ये भी बेटा मेंडेलियन विकार होता है। तो इस जगह पे आनुवंशिक विकार सभी आ रहे हैं, तो 135 का जो उत्तर होगा ये चौथा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हम यहाँ सही अनुरूपता का चयन करते हैं बेटा, कोशिका का विद्युत ग्रह, ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चूंकि इसमें एटीपी बनते हैं और उसकी एनर्जी का उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे ए का चौथा होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है ये हरित लवक में होता है। संकुचनशील रसधानी जो है ये बेटा प्रोटिस्टा में उत्सर्जन और परासरण नियंत्रण करती है, ठीक। गोल्जी उपकरण जो है सिक्रीशन और प्रोटीन का रूपांतरण करता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, लाइपोप्रोटीन बनाना और पैकेजिंग, मतलब ये करता है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 136 का तीसरा जाएगा। 136 का उत्तर तीसरा जाएगा। हरित क्रांति की सफलता के क्या कारण हैं? बेटा ये याद करने वाला है। देखिए, हरित क्रांति में उन्नत किस्म की फसलें तैयार की गई थी। आपको मालूम है जो हरित क्रांति के जनक जो हैं अपने इंडिया में MS स्वामीनाथन हैं, ठीक है। इसमें उन्नत किस्म की फसलों का उपयोग किया गया है और उत्तम प्रबंध की व्यवस्था की गई, जैसे पानी की, खाद की अच्छी सप्लाई की गई, एग्रो केमिकल का उपयोग मतलब हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हरित क्रांति के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता रही। तो 137 का उत्तर जो जाएगा वो चौथा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अनुरूपता सही है? अगर हम यहाँ पे सही अनुरूपता का चयन करते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, क्याज़मेटा का उपांति भवन, जो उपांति भवन था ये स्थूल पट में न होके ये डिप्लोटीन में हुआ था। अर्ध गुणसूत्र के भाग का बदलना ये युग्मक पट में न होके बेटा जाइगोट पैकेटीन में हुआ था। समजात गुणसूत्र का संयुग्मन ये पारगमित क्रम नहीं होता है, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। क्याज़मेटा का दिखाई देना बेटा ये जो दिखाई देता है ये द्विपट में दिखाई देता है, ठीक है बेटा। जो द्विपट है बेटा इसको हम बेटा डिप्लोटीन भी कहते हैं। तो 138 का जो उत्तर हो जाएगा बेटा ये चौथा हो जाएगा। टर्नओवर की संख्या या परिभाषा क्या है? क्रियाधार के मोलों का उत्पाद में प्रति सेकंड परिवर्तित होने वाली संख्या एक मोल एंजाइम के द्वारा जो होती है उसी को हम बेटा टर्नओवर नंबर कहते हैं। क्रियाधार के मोलों का उत्पाद में प्रति मिनट बेटा ये प्रति मिनट परिवर्तित होने वाली संख्या 10 मोल नहीं बेटा। क्रियाधार के द्रव्यमान का उत्पाद में प्रति घंटे नहीं, प्रति सेकेंड वाला होगा बेटा। देखिए, क्रियाधार के द्रव्यमान का उत्पाद में प्रति सेकेंड परिवर्तित होने वाला द्रव्यमान 10 मोल एंजाइम नहीं बेटा। उत्तर इसका पहला जाएगा। जो क्रियाधार के मोलों का उत्पाद में प्रति सेकेंड परिवर्तित होने वाली संख्या 1 मोल एंजाइम के द्वारा किया जाता है उसी को बेटा हम टर्नओवर नंबर कहते हैं। तो 139 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गुरु बीजाणु जनन के लिए सही है? देखेंगे बच्चों, अगर हम गुरु बीजाणु है की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गुरु बीजाणु मात्र कोशा में गुण बीजाणु की रचना के प्रक्रम में गुण बीजाणु जनन कहते हैं। बात सही है बेटा। अगर हम देखें तो जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा बेटा ये बात सही है, ये अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती बेटा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और मियोसिस के द्वारा 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो ये बात भी सही है। मेगास्पोर मदर सेल से समसूत्री 4 मियो जो ये अर्धसूत्री से बनते हैं, समसूत्री से नहीं बनते हैं। तो ABC
अगर 140 का उत्तर हम देखते हैं बेटा तो दूसरा जाएगा। 140 का उत्तर जो है वो दूसरा रहेगा। 141 बेटा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हृदय पेशी ऊतक एक संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में पाए जाते हैं। हाँ बेटा सही है। कार्डियक मसल जो है ये केवल हृदय में पाए जाते हैं। हृदय पेशी ऊतक एक संकुचनशील ऊतक है जो मस्तिष्क, गलत है बेटा। ठीक, मस्तिष्क बेटा आप देखिएगा नर्वस सिस्टम का बना होता है और ये मसल्स की बनी होती है। नर्वस सिस्टम की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है और हार्ट की मसल्स की ओरिजिन मेसोडर्मल होती है। हृदय पेशी ऊतक एक संकुचन ऊतक है जो आमाशय हृदय नहीं बेटा, केवल हृदय में होगा। ये अनैच्छिक पेशी होती है। तो इस जगह पे 141 का जो उत्तर जाएगा बेटा पहला जाएगा। 142 बेटा, X0 प्रकार और XY प्रकार के लिंग निर्धारण से किसका उदाहरण प्रदर्शित होता है? बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो ये बेटा देखिए X0 जो है ये जो है फीमेल होता है तो ये इसमें, और सेक्स का निर्धारण XY के द्वारा होता है और इन दोनों में ही जो है जो XY के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होगा तो बेटा नर विषम युग्मता हो जाएगी, मादा युग्मता नहीं बेटा। ठीक, मादा विषम युग्मता जो है बेटा ये बर्ड्स में पाई जाती है। 1 और 2 नहीं होगा बेटा, नर ये भी नहीं होगा। ठीक है, नर सम युग्मता भी नहीं होगा। तो 142 का जो उत्तर जाएगा ये पहला जाएगा। मेसेल्सन और स्टाल प्रयोग के लिए गलत विकल्प का चयन करें। ठीक बेटा, अगर हम मेसेल्सन इनकी बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा इन्होंने बेटा पहला रेडियो एक्टिव फास्फोरस का उपयोग नहीं किया। बेटा रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर का जो उपयोग किया था वो हर्शे एंड चेस ने किया था। आपसे बात हो चुकी बेटा, ये उन्होंने डीएनए के लिए किया था और ये इन्होंने प्रोटीन के लिए, गलत है। हैवी आइसोटोप अमोनियम क्लोराइड का और सीजियम क्लोराइड का उपयोग उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए किया था और बैक्टीरिया जो यूज़ किया था उन्होंने ई कोलाई यूज़ किया था। तो इस जगह पे और सेमी कंजर्वेटिव जो है वो डीएनए को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए थे और हैवी आइसोटोप जो है हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का उपयोग किया गया था N15 और दूसरा था N14। तो यहाँ पे बेटा जो उत्तर होगा जो गलत विकल्प का चयन करें तो A और B गलत विकल्प है बेटा। ठीक, 143 का जो उत्तर जाएगा दूसरा जाएगा, ये सही विकल्प हो जाएंगे। सही अनुरूपता का चयन करें बेटा। देखिएगा LT, अगर हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं बेटा, ठीक, तो सही LT बराबर L0 प्लस RT। ठीक है बच्चों, ये अंक गणितीय वृद्धि हो गई बेटा। W1 अपॉन W0 e की पावर RT, ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो गई बच्चों। डॉर्सी वेंट्रल पत्ती में सतह क्षेत्रफल बेटा इसी से देखा जाता है। कैलस जो होता है अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक, तो इस जगह में अगर हम मैचिंग करेंगे तो 144 का उत्तर जो जाएगा वो पहला जा रहा है। 144 का उत्तर जो है पहला रहेगा। 4 कार्बन रखने वाले यौगिक का चयन करें। अगर हम 4 कार्बन रखने वाले यौगिक की बात करते हैं तो याद रखें RUBP 5 कार्बन की कीटोस शुगर है बेटा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ऑक्सलोएस्टिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। ठीक है बेटा, PP में 3 कार्बन होते हैं, मैलिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, एस्पार्टिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। तो इन्होंने 4 कार्बन वाले हो गए। तो ऑक्सलोएस्टिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया। तो इस जगह पे 3 आ रहे हैं तो 145 का उत्तर जो जाएगा पहला जाएगा। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन A से है, दूसरा कारण R से लेबल्ड है। देखेंगे बेटा 146 बेटा देखेंगे, अगर यहाँ पे
सभी जड़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होती, ये बात सही है बच्चों। कुछ जड़ें जो होती हैं जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में होती हैं, जैसे श्वसन जड़ें। राइजोफोरा में जड़ भूमि से ऊपर वायु क्षेत्रों में निकलती है, बात सही है बेटा। ये जो है निगेटिव जियोट्रॉपिक होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते बेटा तो दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। तो 146 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। परितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, यहाँ पे पहला जो है कथन सही है। सकल प्राथमिक उत्पादकता से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हुई क्षति, बेटा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यहाँ श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो से प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। 147 का जो उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये यहाँ पे प्लास्टिसिटी के कुछ उदाहरण दिए गए मेरे बच्चों। देखिएगा, ये जो है एक बेटा तरुण पौधा है, जुवेनाइल प्लांट है, ये एक एडल्ट प्लांट है। और यहाँ पे देखिए डिसेक्टेड लीफ दिखाई गई हैं। ये स्थली ना होके जली वास स्थान होगा अगर यहाँ पे जली है। और ये जो है बटर कप पौधे का है। ठीक है, जो बटर कप या रेननकुलस होता है उसमें स्थली में नॉन डिसेक्टेड होती हैं, विभाजित नहीं होती। ठीक है, लेकिन जली में विभाजित होती हैं। तो इस जगह पे गलत अनुरूपता अगर हम देखेंगे तो तीसरा जाएगा। 148 का जो उत्तर होगा बेटा ये तीसरा रहेगा। फिर बेटा 149 गलत अनुरूपता हम लोगों को देखना बेटा। देखिए यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस दिखाए गए हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल दिखाया गया, सरल ऊतक ये पैरेन्काइमा है। ठीक सही है बच्चों। द्विबीजपत्री में कॉर्नर की थिकनिंग है, ये कॉलिनकाइमा है। ये बात भी सही है। जटिल ऊतक बेटा ये जो है ये स्क्लेरेनकाइमा है, और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये सरल ऊतक होता है। तो ये गलत है और ये मृत कोशिकाएं स्क्लेरिड्स हैं। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा 149 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा उत्तर जाएगा। हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन बेटा अगर हम यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अनुरूपता सही है? आरएनए से आरएनए अनुलेखन नहीं बेटा, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स अनुलेखन है, जिसे बेटा हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये बात सही है। और ये जो घटनाक्रम है रेट्रोवायरस जैसे एड्स वायरस, ठीक उनमें पाया जाता है बेटा। डीएनए से ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन होता है। आरएनए से प्रोटीन का बना प्रतिकेंद्र नहीं बेटा, आरएनए उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो 150 का जो उत्तर जाएगा यहाँ पे दूसरा उत्तर जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमारे जो सेशन के जो 101 से 150 तक के क्वेश्चन थे बेटा वो मैंने आपसे डिस्कस किए, कोशिश की हर बेटा एक पॉइंट को बताऊं बेटा। अब 151 से लेकर 200 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर बेटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ठीक, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आगे की डिस्कशन उनका देखें। नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग? तो सभी को न्यूलाइट प्रयास के इस चैनल पे भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता था, अभी जस्ट आपके सामने हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सर सुधीर सर आपके सामने डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन जो आज का पेपर हुआ था। और बहुत ही धमाकेदार पेपर आज हुआ था भाई साहब, जिसका नाम था फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 15, यानी 15 नंबर का टेस्ट आज हुआ था। और आपको पता है कि ये पेपर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया था, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर, और सब वही क्वेश्चन इसमें थे भाई साहब जो आपके आते हैं नीट के एग्जाम में।
तो अभी आपने सुना था सुधीर सर को 101 से 150 तक। आगे की श्रृंखला, आगे की सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा, यानी डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री आपके सामने 151 से 200 तक। तो आपको पता है कोई भी काम हम लोग सर के मिशन के साथ करते हैं, तो हमारे सर का मिशन आपको पता ही है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी भैया सबको। चलिए, तो इसी के साथ जबरदस्त तरीके से देखते हैं कि आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है। तो आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 151, और क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है, फटाफट भैया बता दो छटासट कि क्या होगा जवाब। तो आप देख पा रहे हैं लिखा है निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए से, दूसरा कारण आर से लेवल्ड है। अभिकथन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, अभिकथन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए भाई साहब। अभिकथन कह रहा है कि आपका साइकस आपको पता है जिम्नोस्फीयर में आता है। साइकस एक प्रकार का जीवित जीवाश्म होता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। और उसके बाद में कह रहे हैं कि साइकस आपका होता है विषम बीजाणुक यानी कि हेटेरोस्पोरस। दोनों ही बातें यहाँ पे सही बात करी गई हैं, और दोनों ही अगर बात करें यहाँ पे, अगर बात करें व्याख्या तो सही नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। तो बताइए क्या बनेगा जवाब, बताइए क्या बन जाएगा भाई साहब जवाब यहाँ पे। अगर यहाँ पे जवाब की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर 1 को, विकल्प नंबर 1 में लिखा है कि दोनों ए और आर सही हैं, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोनों बात एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो यानी व्याख्या तो नहीं हो रही है, लेकिन दोनों बातें सही हैं। तो बताइए क्या बनेगा जवाब, क्या बनेगा जवाब भैया बता दीजिए, जवाब क्या बन जाएगा, जवाब क्या बन जाएगा यहाँ पर, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 1। क्या जवाब बन जाएगा, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 1। अगला क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने 152, सही अनुरूपता का चयन करना है। क्या सही अनुरूपता है, सबसे पहले कह रहे हैं कि मोटी क्यूटिकल। ये मोटी क्यूटिकल क्या करती है भाई साहब, याद करिए सनकन स्टोमेटा वाली बात, जहां पे जल की हानि को रोकते थे, ये मोटी क्यूटिकल ही होती थी जो जल की हानि को रोकते थे। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया आपके प्रवाह मूल में होते हैं, और प्रवाह मूल का मतलब यहाँ पे कोरेलॉइड रूट, और ये कोरेलॉइड रूट कहाँ पाई जाती हैं, साइकस में। ये कोरेलॉइड रूट कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं साइकस में, याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ लिखा है आपका पराग नलिका। तो पराग नलिका की अगर बात करें तो ये क्या करता है, नर युग्मक को लेकर के जाता है। बीजांड की बात करें तो इसको गुर बीजांडधानी कहते हैं। बताइए क्या बनेगा जवाब, आपका प्रश्न 152 क्या बनेगा जवाब, प्रश्न है 152 क्या बन जाएगा यहाँ जवाब, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 2। ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। जवाब क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा भैया विकल्प नंबर 2। अगला क्या है अगला क्या है भाई साहब, अगला है आपके सामने आपका प्रश्न 153, गलत अनुरूपता का चयन करना है। क्या गलत है भाई साहब यहाँ पे बता दो फटाफट। तो सबसे पहला आपके सामने जो चित्र दिया गया है, ये चित्र है भाई साहब निरीस का, और निरीस आपका डाइसियस होता है, आपको पता है। ये चित्र किसका है, ये चित्र है यहाँ पे निरीस का, निरीस का चित्र है, एनेलिडा में आता है, डाइसियस होता है। डाइसियस का मतलब क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग। इसमें अगर बात करें तो नर और मादा अलग अलग, नर व मादा अलग अलग होते हैं, याद रखना, नर मादा अलग अलग होते हैं। अगला चित्र क्या है, ये पहली बात तो भाई साहब सही है, हमें लेकिन गलत ढूंढना है। कह रहे हैं अगला, तो अगला चित्र आपके सामने है पॉलिप स्टेज हाइड्रा का। अगला चित्र जो आपके सामने है ये है भाई साहब पॉलिप का, और पॉलिप का मतलब होता है हाइड्रा का, सीलेंट्रेटा से बिलोंग करेगा, सही बात है। अगला आपके सामने जो यहाँ पे चित्र दिया गया है ये है भाई साहब ब्रिटिल स्टार का। अगला चित्र है यहाँ पे ब्रिटिल स्टार का। ये ब्रिटिल स्टार कहाँ आता है, ब्रिटिल स्टार आपका आता है इकाइनोडर्मेटा में। आपने पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा में आपके ब्रिटिल स्टार, स्टारफिश, ये आपके सब कुछ आते थे। तो ये बात भी यहाँ पर सही बताई गई है। उसके बाद में चौथे नंबर पे आपको क्या बताया गया है, आपके सामने एक फिगर है, ये जो चित्र है इसका नाम है एसिडिया। इसका नाम क्या है, इस चित्र को पहचानना है, और इस चित्र को पहचानना है, इस चित्र को बोलते हैं एसिडिया। एसिडिया आता है आपके वर्टिब्राटा में नहीं, ये आता भाई साहब यूरोकार्डेटा में।
यहां लिखा है वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा में नहीं आता है, ये आता है यूरोकार्डेटा में, ये आता था यूरोकार्डेटा में। और याद करिए हमने इसकी आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी इसकी? ट्रिक हमने आपको बताई थी यूएसए डॉलर, यूएसए डॉलर आपको ट्रिक बताई थी। यू का मतलब क्या था? यूरोकार्डेटा। एस का मतलब क्या था? एस का मतलब था यहाँ पे सल्फा, और यहाँ पे ए का मतलब था एसिडिया, डी का मतलब था डोलियोलम। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके सामने एसिडिया है, आपके सामने है एसिडिया। यही बात गलत थी और गलत आपको पता करना था, तो गलत का भाई हो गया गलत, यानी विकल्प बनेगा 4। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 153 का। अगला प्रश्न है 154। 154 में बात करें तो आपके सामने क्या लिखा है? सही अनुरूपता का चयन करना है, सही अनुरूपता का चयन। तो क्या है सही, फटाफट बता दीजिए यहाँ पे क्या सही है। सबसे पहले आपके सामने लिखा है क्या? आपके सामने लिखा है यहाँ पे यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया याद करो कहाँ होता था? यू स्पॉन्जिया आपका होता था कहाँ पे? ये होता था भाई साहब पोरीफेरा में। उसके बाद में अगर बात करें ओरेलिया आपका होता था सीलेंट्रेटा में, और उसके बाद हिरुटेनेरिया की बात करें तो ये होता था आपका एनेलिडा में, और ब्रेंकियोस्टोमाटा होता था आपका सिफेलोकोडोटा में। बताइए क्या बनेगा जवाब? प्रश्न है 154, क्या बनेगा जवाब? प्रश्न होगा भाई साहब 154, और क्या बन जाएगा जवाब? जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या बन जाएगा जवाब। प्रश्न होगा 154, क्या बनेगा जवाब? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। उसके बाद अगला प्रश्न भाई साहब आपके सामने 155। फिर से आपको सही अनुरूपता की बात करनी है, तो आपको यहाँ क्या देखना है? सही। तो निमोनिया की अगर बात करें तो ये होता है आपका जीवाणु जनित रोग। एलर्जी की बात करें इसके लिए जिम्मेदार आईजीई एंटीबॉडी होती है। एड्स अगर बात करें तो ये विषाणु जनित होता है। मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। क्या बनेगा जवाब? प्रश्न है 155। 155 में अगर बात करें तो क्या बनेगा भैया जवाब? 155 में बताओ क्या बनेगा जवाब। यहाँ पे देख पा रहे हैं ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है और डी का यहाँ पे फोर्थ है। तो क्या बन जाएगा जवाब? यहाँ पे जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 155 का। अगला प्रश्न है 156। सही अनुरूपता का चयन करना है, तो आपके सामने लिखा है लैक्टोज। लैक्टोज आपने लैकोपेरान में पढ़ा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से रिलेटेड है। उसके बाद लिखा है फ्रैंकस जैकब, जो आपके अनुवांशिकी विज्ञानी थे। विमोचक कारक अगर बात करें तो ट्रांसलेशन का समापन में मदद करते हैं। जैकोब मोनाट की अगर बात करें तो जैव रसायन विज्ञानी थे। ये सब कुछ आपकी सारी चीजें लिखी हैं। बताइए प्रश्न आपका 156 क्या बनेगा जवाब? प्रश्न है आपका 156 और क्या बन जाएगा यहाँ जवाब? प्रश्न भाई साहब 156 है, क्या बनेगा यहाँ जवाब? प्रश्न 156 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है यहाँ पे 157। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? 157। 157 में आपको सही अनुरूपता पता लगानी है। तो सही अनुरूपता यहाँ क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सही अनुरूपता यहाँ पे क्या है? सही अनुरूपता क्या है? आपके सामने लिखा है यूयूजी। आपके सामने लिखा है यूयूजी, जो आपका ल्यूसीन के लिए होता है। उसके बाद आपके सामने लिखा है जीयूए। जीयूए की बात करें तो ये होता है बैलिन के लिए। उसके बाद में आपके सामने लिखा है CAU, ये होता है आपका हिस्टिडीन के लिए। और फिर आपका लिखा है CCA, जो होता है आपका प्रोलीन के लिए। बताइए क्या बनेगा जवाब? 157 में क्या बनेगा जवाब? 157 में क्या जवाब बनेगा? ए का देखिए आप फर्स्ट है, बी का देख पा रहे हैं फोर्थ है, सी का आप देख पा रहे हैं थर्ड है और डी का सेकंड है। तो जवाब क्या बन जाएगा बता दीजिए। आपका प्रश्न 157, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 3। जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 158। पीसीआर के तापानुशीलन कारण के दौरान उपयोग किया जाने वाला प्राइमर होता है, क्या होता है? तो भाई पीसीआर में जब हम तापानुशीलन के चरण के दौरान जो उपयोग करते हैं प्राइमर, एक तरीके का डीएनए ही होता है। और डीएनए का मतलब ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये आपका डीएनए ही होता है। और डीएनए को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का एक प्रकार है, न्यूक्लिक अम्ल का एक प्रकार होता है, याद रखना। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपके सामने
पॉलीपेप्टाइड हो नहीं सकता है, लिपिड हो नहीं सकता, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है। हमने बताया कि यह न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है और न्यूक्लिक अम्ल आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ है। कहां पे लिखा है न्यूक्लिक अम्ल? आप देखिए विकल्प नंबर 2 को। आपका प्रश्न है 158। 158 में विकल्प नंबर 2 देखिए, न्यूक्लिक एसिड सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आपको दिख रहा है। तो 158 में क्या बनेगा जवाब? 158 में जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने 159। 159 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा जवाब। कह रहे हैं नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवो कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन है। किसकी ये परिभाषा है? तो सबसे पहले कह रहे हैं ये जैव सूचना की है, नहीं भाई। ऊतक संवर्धन की है, नहीं। संकरण की है, नहीं। ये डेफिनेशन कहाँ की है? जब आपने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, और बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में जब आपने ये पढ़ा था तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज आपको एनसीईआरटी में मिली थी। अगर आपको नहीं, अगर कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, बिल्कुल एज इट इज ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। और ये आपकी परिभाषा है जैव प्रौद्योगिकी की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बताइए क्या बनेगा जवाब आपका भाई साहब? प्रश्न 159 क्या बन जाएगा यहां पे जवाब? प्रश्न होगा 159, क्या बनेगा जवाब? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 160। निम्नलिखित में से अगर बात करें तो कह रहे हैं कौन 4 कार्बन वाला यौगिक है जो पर्ण मध्योतक कोशिका में पाया जाता है? ये पर्ण मध्योतक कोशिका क्या होती हैं? इनको हम लोग मीजोफिल सेल भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको अगर बात करें तो हम लोग मीजोफिल सेल भी कहते हैं। और ये मीजोफिल सेल यानी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं पत्ती यानी लीफ में। अब इनमें क्या होता है, इनमें अगर बात करें तो 4 कार्बन वाला जो यौगिक है वो कौन कौन है? तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उसके बाद लिखा है मैलिक एसिड और देन लिखा है एस्पार्टिक एसिड। तो ये सब के सब याद करिए आपके 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं, यानी इनमें 4 कार्बन यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी ए बी सी जहां लिखा होगा वही बनेगा जवाब। कहाँ लिखा है ए बी सी? आपके प्रश्न 160 में अगर बात करें तो ए बी सिर्फ सिर्फ आपको एक ही जगह दिख रहा है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो क्या बन जाएगा जवाब? जवाब बन जाएगा, क्या बता दीजिए फटाफट। आपका प्रश्न होगा 160, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने 161। कह रहे हैं मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में विपर्यास विशेषक के लिए विषम क्या है? तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि सम पूछ रहा है कि विषम पूछ रहा है। यहां पूछ रहे हैं विषम क्या है। तो अगर बात करें तो मेंडल ने यहाँ पे बौना ये आपका करेक्टर लिया था, सफेद की बात करी थी, झुर्रीदार की बात करी थी, पर अच्छी लेकर के ऐसी कोई भी बात आपको नहीं बताई गई, ना आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो यही है यहाँ पे विषम। तो विषम है आपका 4। क्या बन जाएगा जवाब? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 161 का। अगला प्रश्न 162। अगला प्रश्न 165 है आपके सामने, बहुत ही धमाकेदार आपके सामने प्रश्न दिया गया है, आपके सामने कथन लिखा है, आपको बताना है क्या सही है और क्या यहाँ पे गलत है। तो फटाफट पढ़िए और बताइए क्या सही है क्या गलत है। कथन 1 क्या कह रहा है? कह रहे हैं स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और संगर्भता के अंत तक इनमें दूध उत्पन्न होने लगता है, इस क्रिया को दुग्ध श्रवण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है, सारी बातें यहाँ पे सही हैं। दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं और ये एंटीबॉडी रिच होता है, ये एंटीबॉडी रिच होता है। दोनों की दोनों यहाँ बातें सही। तो जब भैया दोनों की दोनों बातें सही होंगी तो क्या बनेगा जवाब? जब दोनों की दोनों बातें सही होंगी तो क्या बन जाएगा जवाब? आपका प्रश्न 162 क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न 162 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न होगा 162, विकल्प बन जाएगा आपका 4। अगला भैया क्या है? अगला प्रश्न है 163। 163 में कह रहे हैं सही अनुरूपता का चयन करना है। आपके सामने सबसे पहला लिखा है राइबोसोम, और आपको पता है राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम करते हैं प्रोटीन का निर्माण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। आपको ये चीज पता है, पढ़ाया गया होगा क्लास में। ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। तो अगर बात करें, अगर राइबोसोम को हमें मैच कराना होगा तो इसमें हमें ये देखना है कि कहां पे प्रोटीन संश्लेषण की बात करी गई है। आप देखिए 4 ऑप्शन में सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण की बात सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आपको दिख रही है। तो यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है उसको हम कहां से मिला देंगे? उसको हम मिला देंगे 4th से। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए कि ए का 4th कितनी जगह है।
A का 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, पहले ऑप्शन में है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है नहीं, चौथे ऑप्शन में है नहीं। तो भाई साहब आपके सामने फटाफट फटाफट आंसर निकल के सामने आ गया। क्या बनेगा जवाब, जल्दी बता दीजिए। आपका प्रश्न है 163, क्या बनेगा जवाब? जवाब बन जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 2। क्या जवाब बन जाएगा? जवाब बन जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 2। आपका प्रश्न है भाई साहब 163, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 2। और भी चीजें देख लेते हैं, कह रहे हैं बी का थर्ड, तो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है या नहीं। तो ग्राम नकारात्मक और सकारात्मक ये आपके जीवाणु का प्रकार होता है, बिल्कुल सही है। क्या सी का सेकंड है कि नहीं? तो कह रहे हैं बड़ी केंद्रीय धानी, ये अगर बात करें तो आपके लिपिड, लिपिड में अगर बात करें, लिपिड में नहीं होगा, जंतु कोशिका में अगर बात करें ये आपकी अनुपस्थित होती है। तो ये बात भी सही है और डी का बन जाएगा एसईआर, जो आपके लिपिड संश्लेषण में मदद करते हैं। चलिए, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे सही हैं। अगला आपके सामने क्या है? अगला है आपके सामने प्रश्न 164। 164 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन के कुछ आपकी संरचनाएं दिखाई गई हैं। इसमें से कुछ संरचनाएं हैं, इनको आपको पहचानना है, कौन सी है प्राइमरी, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी कैसी है। तो सबसे पहले आपकी जो संरचना दिख रही है वो है आपकी बीटा प्लेटेड शीट, और फिर आपकी दिखाई गई यहाँ पे अल्फा। आपको बताया गया है कि प्रोटीन की संरचना होती है 4। अगर बात करें तो प्रोटीन की संरचनाएं होती हैं 4। पहली वाली को हम कहते हैं भाई साहब प्राइमरी, दूसरी वाली को हम कहते हैं सेकेंडरी, देन आती टर्सरी और देन आती फोर्थ। ये सेकेंडरी वाले इसके दो टाइप। सबसे पहला क्या होता है? अल्फा हेलिक्स। सबसे पहला क्या होता है? अल्फा हेलिक्स। और दूसरा यहाँ पे होता है बीटा प्लेटेड शीट। दूसरा होता है बीटा प्लेटेड यहाँ पे शीट, याद रखना। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है बीटा प्लेटेड शीट, बिल्कुल सही चीज है। अल्फा हेलिक्स ये भी सही है। और ये दोनों के दोनों किस्में हमने बताई सेकेंडरी में, ये दोनों की दोनों किस्में आती हैं सेकेंडरी में आती हैं, सही है। उसके बाद में यहाँ पे जो फिगर दिया गया है वो आपका टर्सरी प्रोटीन का फिगर दिया गया है। और आपको बताया है कि जो टर्सरी आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका अगर एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आपको पता है 2 होते हैं अल्फा चैन और आपके 2 होते हैं बीटा चैन। ये बात भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आपके सामने जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना है, ये प्राथमिक संरचना लिख दिया। और अभी अभी आप इसी फिगर को यहाँ पर देख चुके हैं, टिक लगा चुके हैं कि ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये प्राथमिक संरचना नहीं है, ये प्राथमिक संरचना नहीं है। अभी अभी आप इसको विकल्प नंबर 1 में देख चुके हैं। तो भाई साहब हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है गलत, और यही ऑप्शन है गलत। तो गलत का भाई हो गया गलत। तो भाई साहब क्या बनेगा जवाब? क्या बनेगा जवाब आपके प्रश्न 164 का? प्रश्न होगा 164 और जवाब क्या बनेगा? 164 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने 165। 165 में कह रहे हैं 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं कहां? तो आपको पता है कि 70S के राइबोसोम की अगर बात करें, ये प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में भी। यानी कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके प्रोकैरियोटिक हैं इनमें भी। सबसे पहली बात। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? जो 70S है प्रोकैरियोट में बात करें तो इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें केवल आपको मिलेंगे 70S वाले, और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें आपको 70S भी मिलेंगे और आपको 80S वाले भी मिलेंगे, याद रखना। ये 70S की बात अगर बता करी जाए तो यूकैरियोटिक में ये मिलते हैं कहाँ? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, पर आपके रहेंगे दोनों जगह। अब देखो हमारी बात ध्यान से, मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होंगे, यूकैरियोटिक सेल में भी होंगे। तो भाई साहब कहां कहां होंगे जरा ध्यान से देखिए। 165 पे अगर बात करें तो 165 में अगर बात करी जाए तो ये है ई कोलाई, प्रोकैरियोटिक सेल है। यूग्लिना, अगेरिकस, स्फैग्नम, उड़न मछली, ये सब के सब आपके कैसे हैं? ये सब के सब यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक सेल है। और अभी अभी हमने क्या बताया कि 70S वाले आपके यूकैरियोटिक में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में होते हैं। तो भाई साहब प्रोकैरियोटिक है तब भी होगा, यूकैरियोटिक है तब भी होगा। जवाब क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न है 165, क्या बनेगा जवाब? 70S 70S दोनों में पाए जाते हैं, तो जवाब बन जाएगा सभी। और सभी आपका कहां लिखा है? सभी लिखा है विकल्प नंबर 4 में। प्रश्न 165 जवाब क्या बनेगा? प्रश्न 165 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है 166। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एक वैज्ञानिक ने एक जगह पर एक जीव पाया, यह जीव प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन मुक्त करता है। यह जीव किस किंगडम का हो सकता है? अब आप इस बात को पकड़िए। कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण वही करते हैं जिनके पास में पाया जाता है क्लोरोफिल। जिनके पास में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये करेंगे प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करेंगे? ये करेंगे प्रकाश संश्लेषण। ये पहली बात। और जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो यहां से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी और ये कहे जाएंगे स्वपोषी। ये कैसे कहे जाएंगे? ये कहे जाएंगे स्वपोषी। तो कहां कहां क्लोरोफिल होता है, अगर बात करें कहां कहां हो सकता है, इस बात को अंडरलाइन लगाइए कि कहां कहां हो सकता है। तो मोनेरा में अगर बात करें तो आपने पढ़े थे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते थे। इन साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रोटिस्टा में भी आपने पढ़ा है कि ये आपके जरूरत पड़ने पर लाइट की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण करेंगे। लाइट जब नहीं होगा तो ये एज ए परपोसी हेटरोटॉपिक के तरीके से काम करेंगे। तो आपका प्रोटिस्टा भी कर सकता है। और प्लांटी तो आपको पता ही है, प्लांटी यानी कि प्लांट, यानी कि जो आपके पादप हैं, तो इनका तो मेन काम ही है प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करना। तो ये तीनों के तीनों यहां पे बनेंगे सही जवाब। अगला है कवक। तो कवक के पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, एनीमिलिया के पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कहां से निकलेगी ऑक्सीजन, किसके पास होगा भाई साहब? प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? तो आपको समझ में आ गया होगा, विकल्प नंबर ए बी सी। और ए बी सी जहां लिखा होगा वही बनेगा जवाब। बताइए, आपका प्रश्न है 166 और कहां लिखा है ए बी सी? कहां लिखा है एबीसी? जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट, कहां लिखा है आपका एबीसी? ए बी सिर्फ आपका एक ही जगह दिख रहा है, विकल्प नंबर 3 में। आपका प्रश्न है 166, विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 167। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या बनेगा जवाब। दो कथन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे हैं कुछ लेगुमी पातों में पर्णाधार फूल जाता है और ऐसे पर्णाधार को पल्वाइनस कहते हैं। तो लेग्यूम का मतलब ऐसे प्लांट जो आपकी दाल वाली फैमिली से आते हैं, दलहन परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको हम लोग लेग्यूम कहते हैं और इनकी फैमिली होती है लेगुमिनेसी। आपके सब्जेक्ट में एनटीए ने इस बार इंक्लूड करी है लेगुमिनेसी फैमिली, आपको ये याद रखना है। तो पहली बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरी बात है स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है, इसमें सिराएं और सिरकाएं होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जब 167 की दोनों बातें सही हैं तो क्या बनेगा जवाब? जवाब बनेगा दोनों कथन फर्स्ट सेकंड सही, यानी कि जवाब बन जाएगा क्या, बता दीजिए फटाफट। जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न बने होगा 167, विकल्प बनेगा क्या? विकल्प बनेगा 4। अगला प्रश्न 168। प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक मानव कोशिका संवर्धन पर कार्य कर रहा है। वह एक मानव कोशिका पर परीक्षित करता है 10 दिनों के बाद प्रयोगशाला में विभाजन के माध्यम से कितनी मानव कोशिका का निर्माण होगा। सबसे पहली बात आपको अंडरलाइन लगाना है कि यहाँ पे मानव कोशिका की बात करी गई है और 10 दिन के बाद पूछा गया है। तो आपको पता है कि मानव कोशिका को कितना टाइम लगता है। मानव कोशिका को अगर बात करें तो एक सेल से 2 सेल बनाने में टाइम जो लगता है वो होता है कि चौथा आपके 24 घंटे। 24 घंटे में अगर बात करी जाए तो एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। आपको इतनी बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली याद रखनी है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि वो एक कोशिका पर आपकी परीक्षित करता है 10 दिनों के बाद, यानी शुरुआत में एक कोशिका से कहानी शुरू हो रही है। तो भाई साहब एक कोशिका से कहानी शुरू हो रही है और 10 दिन तक, तो इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए 2 की पावर n। 2 की पावर n का फार्मूला लिख लीजिए। n का मतलब है यहाँ पे कितने दिन की बात करी जा रही है, तो 2 की पावर n है, n का मतलब है दिन का नंबर, याद रखिए। और यहाँ पे दिन का नंबर है आपका 10, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। और 2 की पावर का आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो इसका आंसर जो बन के आएगा वो आएगा 1024, यानी कि 1024। तो 10 दिन के बाद कितनी हमें मानव कोशिका मिल जाएंगी? 10 दिन के बाद हमें 1024 मानव कोशिका मिल जाएंगी। आपको याद रखना है, फार्मूला लिख लीजिएगा
काम आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे और भी मिलते ही रहेंगे। तो 10 यानी 1024 कहाँ लिखा है? 1024 आपको सिर्फ एक ही जगह लिखा है, और वो एक जगह क्या है? वो एक जगह है विकल्प नंबर 4। प्रश्न है आपका 168 और विकल्प 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 169। 169 में कह रहे हैं सही अनुरूपता का चयन करना है, तो आपको बताना है क्या सही है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है मैलिक अम्ल। ये मैलिक अम्ल भाई साहब कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हम लोगों ने क्रेब्स चक्र में। अगर बात करें, फास्फोग्लिसरिक अम्ल हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में। एटीपी सिंथेस जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के नाम से कहते हैं। और ये हमने पढ़ा था ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इथेनॉल बनता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन से, और कैसे? बाय द ईस्ट फर्मेंटेशन से बनता है, याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो ईस्ट होते हैं एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय। कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा, ईस्ट एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय। चलिए, तो क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न है 169, क्या बनेगा जवाब? प्रश्न है 169, जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा भैया विकल्प नंबर 1। क्या जवाब बन जाएगा? जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 1। ए का थर्ड है, बी का यहाँ 1 है, और सी का है 2, और डी का है 4th। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 170। 170 में कह रहे हैं रोचक बात यह है कि पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के 5 प्रमुख समूह में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है, जिसकी शुरुआत और उनके पुत्र के अवलोकन से हुई थी, जब उन्होंने देखा कि कैनरी घास का परांकुर चोल एक पार्श्वीय प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है वैज्ञानिक का नाम। यहाँ पे आपको बताना है वैज्ञानिक का नाम, और ये वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन। तो कहाँ लिखा है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन? ये लिखा है कहाँ? ये लिखा है आपके विकल्प नंबर 1 में। तो विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। प्रश्न 170 विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 171। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने 171 है, मैचिंग का क्वेश्चन है। बता दीजिए यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे बताया गया प्लैंकटन, और आपको पता है प्लैंकटन हमारे क्या होते हैं? जल धारा के साथ में निशेष यानी कि फ्री तरीके से यहाँ पे बहते रहते हैं। प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्राणियों के पुरातन यानी प्रिमेटिव रिलेटिव होते हैं। अपंपक कवक के बीजाणु अगर बात करें सत्य, इनके पास भित्ति पाई जाती है। द्विकेंद्रीय अवस्था की बात करें तो इनके पास 2 केंद्रक होंगे, इसीलिए द्विकेंद्रीय से बोला गया। क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न होगा 171। 171 में जवाब क्या बनेगा बता दीजिए। 171 में जवाब क्या बन जाएगा? विकल्प नंबर 1 देखिए, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 172। दिए गए चित्र के लिए गलत बताना है। तो सबसे पहली बात तो आपको चित्र पहचानना है। ये चित्र किसका है? ये चित्र है ट्रैकिड्स का। ये चित्र किसका है? ये चित्र है आपके ट्रैकिड्स का। और बताओ ट्रैकिड्स आपने कहाँ पढ़ा था? ट्रैकिड्स आपने पढ़ा था जाइलम में। जब आप जाइलम पढ़ रहे थे तो जाइलम में आपने पढ़ा था कि जाइलम के कंपोनेंट होते हैं 4। पहला होता है ट्रैकिड्स, दूसरा होता है बेसल्स, और तीसरा होता है जाइलम फाइबर, और फिर आता है जाइलम फाइबर के बाद में आपका पैरन फ्लोएम काइमा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपके 4 कंपोनेंट होते हैं जाइलम में, जिसमें ये ट्रैकिड्स की बात करी गई है। और ट्रैकिड्स होता है कैसा? ये आपका निर्जीव यानी नॉन लिविंग होता है, क्योंकि इसके पास नहीं पाया जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ये बात आपको याद रखनी है। कंडक्शन ऑफ वाटर कराता है यानी जल का परिवहन कराता है, याद रखिए। और ये अगर जाइलम अगर बात करें और इसके साथ में अगर फ्लोएम की अगर बात करें तो ये सब आते थे आपके जटिल में। किस में आते थे? ये आपके जटिल में आते थे, जटिल ऊतक में। जटिल ऊतक के आपने 2 टाइप पढ़े होंगे, पहला टाइप है जाइलम और दूसरा टाइप है फ्लोएम। तो जाइलम में जैसे 4 कंपोनेंट हैं, ऐसे आपके फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जटिल में आते हैं, ये पहली बात है। निर्जीव होते हैं और काम क्या है इनका? इनका काम है जल का परिवहन, कंडक्शन ऑफ वाटर। तो सबसे पहला ऑप्शन है निर्जीव, बिल्कुल सही है। जल के परिवहन में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं सरल ऊतक, सरल ऊतक नहीं होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता करना था गलत, और गलत यहाँ पे क्या है?
172 में गलत अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन आपके सामने गलत है और गलत ही बताना था। तो आंसर बन जाएगा क्या? आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर 3। आपका प्रश्न 172, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 173। 173 में क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। 173 में बताया गया है कि कोशिका चक्र की एम प्रावस्था में सबसे छोटी अवस्था क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये जानना है कि एम प्रावस्था में कितनी अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहली बात। तो इसमें यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहली अवस्था होती है भाई साहब यहाँ पे प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज और फिर आती है टीलोफेज, और उसके बाद में फाइनली आता था साइटोकाइनेसिस। क्या आता था? साइटोकाइनेसिस आता था। पर ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी अवस्था यहाँ क्या है, तो इसके लिए एक फार्मूला आप लिख लीजिए, PTMA। क्या फार्मूला लिख लीजिए? PTMA। इस PTMA का मतलब क्या है? PTMA का मतलब ये है कि आपका प्रोफेज सबसे बड़ा, उससे छोटा होगा टीलोफेज, उससे छोटा मेटाफेज और उससे छोटा होगा आपका एनाफेज। यहाँ पूछ रहे हैं सबसे छोटी अवस्था, तो सबसे छोटी आपकी क्या हो जाएगी बता दीजिए। यहाँ पे सबसे छोटी आपकी बन जाएगी क्या? सबसे छोटी यहाँ पे क्या बनेगा बता दीजिए। सबसे छोटा बनेगा एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी अगर पूछ लेता तो हम टिक कहाँ लगाते? हम टिक लगाते प्रोफेज पे। तो यहाँ पे आप लिख लो सबसे बड़ी। अगर सबसे बड़ी पूछा जाता है तो प्रोफेज पे लगाइए, सबसे छोटी पूछा जाता है तो एनाफेज पे लगाइए। हमें यहाँ पे सबसे छोटी पूछा गया है, तो छोटी पूछा गया तो हम टिक लगाएंगे एनाफेज, और एनाफेज का मतलब होता है पश्चावस्था। ठीक है, तो आपका प्रश्न है 173, जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। 173 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका 174। 174 अगला प्रश्न में बताओ क्या लिखा है। 174 में कह रहे हैं कि पूर्वावस्था फर्स्ट के लिए सही क्या है। तो यहाँ पे क्या सही है फटाफट बता दीजिए, क्या सही है और क्या यहाँ पे गलत है। तो 174 में अगर बात करें, यहाँ पे प्रोफेज वन की बात कर रहे हैं। प्रोफेज पूर्वावस्था वन आपका कहाँ चलता है? मियोसिस वन में चलता है। इस मियोसिस वन में अगर बात करें तो क्याजमेटा का निर्माण होता है, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय होता है, सूत्र युग्मन होता है। ये तीनों ही फंक्शन यहाँ पे कार्य होते हैं। ये गुणसूत्र का विखंडन यहाँ पे नहीं होता है, गुणसूत्र अलग होने वाली बात भी यहाँ नहीं होती। गुणसूत्र अलग कहाँ होते हैं अगर बात करें तो ये अलग होते थे आपके एनाफेज वन में। अलग कहाँ होते थे? एनाफेज वन में। और इनका विखंडन कहाँ होता है? विखंडन होता है अगर बात करें तो ये होता था एनाफेज सेकेंड में। यहाँ पूछा जा रहा है आपका पूर्वावस्था की बात करी जा रही है, तो CDE जहां लिखा होगा वही बनेगा जवाब। आपका प्रश्न है 174 और 174 में CDE सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह लिखा है। वो एक जगह क्या है? वो एक जगह है विकल्प नंबर 1। 174 का विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 175। एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के कितने अणु ले जा सकता है? तो आपने पढ़ा है कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 को ले जा सकता है। तो 4 को जब ले जा सकते हैं तो क्या जवाब बन जाएगा? जवाब बन जाएगा आपका विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका 176। अगला प्रश्न है 176। अगला प्रश्न है 176, पढ़ के बता दीजिए फटाफट क्या बनेगा जवाब। अगला प्रश्न है 176, बता दिए क्या बनेगा जवाब। कह रहे हैं श्वसन तंत्र में वायु कोशिका और इनकी नलिका बनाती है। तो ये अगर बात करें तो श्वसन तंत्र में जो वायु कोशिका होती है और इनकी नलिका यानी एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई जो होते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका विनिमय भाग और श्वसन भाग। विनिमय भाग और श्वसन भाग। तो यहाँ पे जवाब क्या बन जाएगा? जवाब बन जाएगा सेकंड और थर्ड यानी दोनों। और ये सबसे पहले विकल्प आप देख पा रहे हैं लिखा होगा चालन भाग। तो चालन भाग में अगर बात करें तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक के पार्ट को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हमारे सामने आपकी वायु कोशिका और नलिका की बात करी गई है, विनिमय श्वसन तंत्र आएगा। आंसर बनेगा क्या? आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर 4।
आपका प्रश्न 176, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 177, किस तापमान पे परागकणों को द्रव नाइट्रोजन यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन की बात करी जा रही है। लिक्विड नाइट्रोजन में कई वर्षों तक रखें, और लिक्विड नाइट्रोजन का अगर टेम्परेचर बात करें तो माइनस में होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आपको टेम्परेचर की यहाँ पे बात करी गई है, और ये -196 डिग्री सेल्सियस सिर्फ एक ही जगह दिया गया है, और वो एक जगह क्या है बता दीजिए फटाफट। आपका प्रश्न 177, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 178, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का भौतिक कैंसर जन कारक नहीं है। तो यहाँ पर जितने कारक दिख पा रहे हैं ये सब के सब कैंसर जनित कारण हैं, जैसे आपका एक्स, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, तो सब के सब हैं, पर ये कह रहे हैं कौन सा नहीं है, तो कोई नहीं में आप लगाएंगे इसमें टिक। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4। आपका प्रश्न 178, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है 179, कह रहे हैं एड्स और कैंसर उदाहरण है। तो आपको पता है एड्स जो होता है संक्रामक बीमारी होती है, एड्स जो होता है ये आपकी संक्रामक बीमारी है, और उसके बाद में कैंसर जो है ये होती है असंक्रामक। ये कैसी बीमारी होती है, असंक्रामक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो विकल्प नंबर 3 देखिए, एड्स संक्रामक है और कैंसर असंक्रामक है, यानी क्या बनेगा जवाब, जवाब बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 179 का क्या बनेगा, 179 का जवाब जो बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 180, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए, कह रहे हैं बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग अलग भूभाग छोड़े जाते हैं और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा करी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते थे पवित्र उपवन, और हिंदी इंग्लिश में कहते थे सैक्रेड ग्रुप्स। ये पवित्र उपवन कहाँ लिखा है, पवित्र उपवन अगर बात करें तो ये आपका लिखा है विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 180 का। अगला प्रश्न भाई साहब क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने 181, कह रहे हैं जीवाणु कोशिकाओं को किसके द्वारा संसाधित करके कोशिकाओं को सक्षम बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक डाईवेलेंट कैटायन यूज करते थे, जैसे कि आपका मैग्नीशियम या क्लोराइड, डाईवेलेंट कैटायन यूज करते थे। और ये डाईवेलेंट कैटायन क्या होता था जरा बता दीजिए। ये डाईवेलेंट जो कैटायन हम लोग यूज करते थे ये या तो कैल्शियम होता था या होता था आपका या होता था मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पे अगर बात करें डाईवेलेंट कैटायन को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विसंयोजी धनायन। इसको ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, द्विसंयोजी धनायन। और ये क्या होते थे, या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन। तो आंसर क्या बनेगा, आपका प्रश्न 181, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 182, जीवाणु को कोशिका भित्ति का अपघटन। तो आपको पता है कि एंजाइम का नाम जो बैक्टीरिया के सेल वॉल यानी जीवाणु के सेल वॉल को डिग्रेड करा सकता है, इसका नाम होता है लाइसोजाइम। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम अगर बात करें तो इसका नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल कोशिका भित्ति का भी अपघटन करा सकता है। 182 में क्या बनेगा जवाब, 182 में जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न 183, आपको बताना है कितने कथन सही हैं, पर किसके बारे में, भ्रूण कोश के बारे में। भ्रूण कोश को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते थे, इसको अंग्रेजी में कहते थे एम्ब्रायोसैक। क्या कहते थे, एम्ब्रायोसैक। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक संरचना होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सबसे खास बात आपको याद रखनी है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड का मतलब 7 आपके सेल होते हैं, और यहाँ पे अगर बात करें न्यूक्लियाई कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस 7 सेल यहाँ पे पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं क्या सही है, यहाँ पे हमें सही पता करना है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं ये मादा स्पोरोफाइट, नहीं भैया स्पोरोफाइटिंग नहीं, ये गैमेटोफाइट होता है, गलत हो गया। कह रहे हैं हैप्लॉइड संरचना है, बिल्कुल सही बात है। कोशिकाओं की संख्या परागकण से ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। अभी भी बताया हमने कोशिकाओं की संख्या यहाँ कितनी होती है, 7। 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। फिलीफॉर्म उपकरण उपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। तो BCD है इसका सही जवाब। कहाँ लिखा है BCD, BCD का मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन सही बताए गए। आपका प्रश्न 183, 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, और 3 ऑप्शन सही होने का मतलब क्या हुआ, 3 ऑप्शन होने का मतलब सही मतलब क्या है कि आपका विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। प्रश्न 183 में क्या जवाब बनेगा, प्रश्न 183 में जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 184,
सही अनुरूपता बताना है तो आपके सामने दिए गए चित्र, पहला चित्र आपका सरीसृप का है जो कि आपका विलुप्त हो चुका है, दूसरा है वॉम्बैट जो आपका स्तनधारी से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। उसके बाद आपके सामने जो चित्र है वो है कोआला का, और कोआला के सामने इन्होंने लिखा है सरीसृप, तो ये सरीसृप में नहीं आता, ये आता है मार्सोपियल में, ये सरीसृप में नहीं आता है, ये आता है मार्सोपियल में, मार्सोपियल में आता है, जिसकी वजह से ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है लीमर, और लीमर के आगे इन्होंने लिख दिया मार्सोपियल, तो ये मार्सोपियल में नहीं आता, ये आता है प्लेसेंटल स्तनधारी में, ये आपका आता है प्लेसेंटल स्तनधारी में, प्लेसेंटल स्तनधारी में आता है, याद रखिएगा। तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। तो यहाँ पे अगर सही की बात करें तो सही आपके सामने ए और बी, आपके दो ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, ए और बी दो ही ऑप्शन जब आपके सही है तो क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न 184, और क्या बनेगा जवाब? जवाब बनेगा वही जहां पे ए और बी लिखा होगा। ए और बी सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह दिख रहा है, और वो एक जगह क्या है? वो एक जगह है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में देखिए लिखा है केवल ए बी, बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो 184 में क्या जवाब बन जाएगा? 184 में जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न 185, कह रहे मेढक में कौन सा मस्तिष्क का भाग फोरामन मैग्नम से निकलकर मेरुदंड से स्थित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते थे मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसे हम बोलते थे मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपको पता है मस्तिष्क के 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये पश्च मस्तिष्क से आपको कहानी रिलेटेड आपका प्रश्न बनाया गया है। आंसर क्या बनेगा 185 का? 185 का आंसर बन जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 186 है, कह रहे हैं पुष्पी पादपों में मूल तंत्र के मुख्य कार्य के लिए सही क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं आपकी जो मूल तंत्र होता है, यानी कि जो रूट सिस्टम होता है, मूल तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रूट सिस्टम। तो कह रहे हैं मिट्टी से पानी तक खनिजों का अवशोषण, बिल्कुल सही बात है। पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, बिल्कुल सही बात है। खाद्य पदार्थों को संचय करता है, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, और सारे के सारे जब ऑप्शन सही होंगे तो क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न 186 क्या बन जाएगा जवाब? जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 187, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन एजोटोबैक्टर, एनाविना और एजोस्पाइरलम के लिए सही है? तो आपको याद है कि एनाविना आपके स्वपोषी होते हैं। एनाविना कैसे होते हैं? एनाविना की बात करें तो ये होते हैं स्वपोषी। क्यों स्वपोषी हैं ये? क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एजोटोबैक्टर कैसे हैं? एजोटोबैक्टर अगर बात करें तो ये हैं परपोषी। ये कैसे हैं? परपोषी हैं, यानी कि दूसरे से अपना भोजन लेंगे। एजोस्पाइरलम भी कैसे हैं? ये भी आपके परपोषी हैं। परपोषी मतलब ये भी अपना दूसरे से भोजन लेंगे। और सभी के सभी यहाँ पे आपके बायो फर्टिलाइजर हैं, जैव उर्वरक होते हैं, याद रखिए। और सब के सब यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो ये एक कोशिकी भी रहेंगे। तो 187 में विकल्प पढ़िए। कह रहे हैं सभी जैव उर्वरक हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं सभी एक कोशिकी हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी यहाँ पे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी में आते हैं। कह रहे हैं सभी स्वपोषी हैं, तो सभी स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी सिर्फ आपका एक ही है, एनाविना। कह रहे हैं सभी परपोषी हैं, तो सभी परपोषी नहीं है। परपोषी आपका एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम है। तो यहाँ पे अगर बात करें, सही आपको पूछा गया था, और सही यहाँ पे सिर्फ ए और बी मिल रहा है आपको। ए और बी सही है, तो 187 में बता दो क्या बनेगा जवाब? 187 में ए और बी कहां लिखा है? 187 का विकल्प नंबर 2 देखिए, विकल्प नंबर 2 में ही सिर्फ आपको ए और बी लिख रहा है, बाकी कहीं भी नहीं। तो जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 2। जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 188, संयोजी ऊतक के प्रकार। तो संयोजी ऊतक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं लूज, एक को बोलते हैं डेंस, एक को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। हिंदी में बात करें तो एक को बोलते हैं ढीला, एक को बोलते हैं सघन, एक को बोलते हैं विशेषीकृत। याद रखिएगा, इसके ये 3 टाइप होते हैं, और ये तीनों टाइप यहाँ पर प्रकार हैं। तो जो तीनों की तीनों बातें सही हैं, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बन जाएगा 188 का? 188 आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है 189, समष्टि के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ई माइग्रेशन, और हिंदी में कहते हैं उत्प्रवासन। क्या कहते हैं इसे? उत्प्रवासन। तो उत्प्रवासन। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए, समय अवधि के दौरान,
समय अवधि के दौरान ही आवाज छोड़कर कहीं दूसरे जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उत्प्रवासन। विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 189 का। तो अगला प्रश्न है आपके सामने 190, और 190 में क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एक वर्णांत पुरुष XC बाई की एक वर्णांत बहन और एक सामान्य भाई X बाई है, और पिता और माता का जीनोटाइप क्या है। तो यहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि इनका जीनोटाइप क्या है, ये पता लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं वर्णांत फादर को। अगर हम मान के चलें कि वर्णांत फादर होंगे, अगर हम मान लें कि यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर वर्णांत फादर हैं, अगर हम मान लें कि यहाँ पर वर्णांत पिता हैं और वाहक माता, जरा मान के चलते हैं, क्या हमारा जवाब आंसर आएगा कि नहीं आया। तो वर्णांत पिता होंगे तो आपको पता है कि आपका यहाँ पे जीनोटाइप X बाई होता है, और वर्णांत है तो इनके ऊपर लग जाएगा C, और वाहक माता का मतलब इनका जीनोटाइप XX होगा और इनके ऊपर लग जाएगा यहाँ पे C। इतनी बात यहाँ तक सही है। अब हम इनके जीनोटाइप बनाते हैं। तो इनके जीनोटाइप अगर बनाए थे हैं तो यहाँ पर आपका रहेगा XC, ये रहेगा बाई। यहाँ पे अगर इनका जीनोटाइप बनाते हैं तो यहाँ पे रहेगा XC, यहाँ पे रहेगा X। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर बात करें हम, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहली बात XC को हम मिला देते हैं आपके वहाँ से, और फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं तो हम इसको मिला देते हैं दूसरे वाले से, यानी कि आपका यहाँ से, ठीक है। देन क्या होगा, देन अगर हम बात करें तो इस बाई को एक बार इससे मिला देते हैं और इस बाई को एक बार हम इससे मिला देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमको पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको जो पैटर्न मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हमें मिलना चाहिए वो आपका यहाँ पर एक XC और एक XC, यानी XC एक पैटर्न ये मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका XC और यहाँ से आएगा X, ये पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका X के ऊपर C रहेगा और इधर आपका बाई रहेगा, और यहाँ की बात करें तो X और बाई यानी कि नॉर्मल, ये कंडीशन मिलेंगी, ये संतान मिलेंगी। तो सबसे पहले XC यानी डिजीज्ड, यानी कि आपका रोग वाले आपके यहाँ पे फीमेल आपको दिखेंगे। दूसरा XCX यानी कि वाहक आपको यहाँ पे बच्चे दिखेंगे। फिर आपको बात करें तो यहाँ पे डिजीज मेल यानी कि रोगग्रस्त आपको दिखेंगे, और देन है XY यानी कि नॉर्मल, यानी कि सामान्य। तो ये आपकी बात हो गई सामान्य के लिए, ये बात हो गई सामान्य के लिए। ये आपकी रोगग्रस्त के लिए, यानी जो आपके कलर ब्लाइंड हैं, रोगग्रस्त के लिए बात हो गई। यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाहक मादा यानी वाहक के लिए बात हो गई, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये रोगग्रस्त की बात हो गई। अब जरा देखते हैं क्या हमारी चीज़ें फिट बैठ रही है। तो एक वर्णांत पुरुष यानी XC बाई हमको मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल XC बाई आपको मिल रहा है। ध्यान से देखिए, आपका XC बाई यहाँ पे हमको मिल रहा है। वर्णांत पुरुष यानी रोगग्रस्त, ये देखो हमको XC बाई यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो वर्णांत बहन क्या हमको मिल पा रही है, तो यहाँ देखिए वर्णांत बहन भी हमको मिल पा रही है। यहाँ अगर बात करें तो सामान्य भाई हमको मिल पा रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए सामान्य भाई भी हमें मिल पा रहा है। तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा, पिता का जीनोटाइप अगर बात करें तो पिता का जीनोटाइप आपका यही बनेगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका समझ में और ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या बनेगा आंसर, अगर बात करें तो आपका प्रश्न होगा 190। 190 में विकल्प नंबर 2 देखिए, 190 में विकल्प नंबर 2, और विकल्प नंबर 2 पे क्या लिखा है ध्यान से देखिए। 190 में विकल्प नंबर 2 XC बाई और XX, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 190 का। 190 का विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। 191 में क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए। 191 में क्या कर रहे हैं, आपके सामने कथन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कथन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कह रहे हैं बिग बैंग नामक महास्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं इंग्लैंड के ओपेरिन और रूस के हाल्डेन। यहाँ पे आपको यही बात याद रखनी है कि इंग्लैंड के ओपेरिन नहीं है, ओपेरिन है रूस के। तो इंग्लैंड की जगह क्या होना चाहिए था, रूस, और रूस के हाल्डेन लिखा है तो रूस की जगह होना चाहिए था इंग्लैंड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये कथन 2 आपका गलत हो गया। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। बताइए क्या बनेगा जवाब।
आपका प्रश्न 191 और क्या बनेगा जवाब? प्रश्न होगा 191 और जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। प्रश्न 191 विकल्प नंबर 2 बन जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न 192, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो संश्लेषित कहीं और होता है और संग्रहित मुक्त मास्टर ग्रंथि से होता है? तो 192 में अगर बात करें तो ये बात जो बताई जा रही है, ये बताई जा रही है आपके हार्मोन ऑक्सीटोसिन के लिए और एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन एनडीएच के लिए। जो आपका अगर बात करें तो ऐसा हार्मोन है जो संश्लेषित कहीं और का मतलब है हाइपोथैलेमस से। यहाँ पे कहीं और का मतलब क्या है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से बनता है और उसकर बात करें तो ये मास्टर ग्लैंड यानी कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से आपका निकलता है, साबित होता है। क्या बनेगा जवाब? प्रश्न होगा 192, क्या बनेगा जवाब? प्रश्न 192 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है 193, गलत अनुरूपता आपको बतानी है। सबसे पहले आपके सामने कह रहे हैं साल्पा यूरोकार्डेटा में आता है, नोटोगार्ड केवल लार्वा की पूंछ पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं हैगफिश वर्टिब्रेटा में आता है, बिना जबड़ा का, बिल्कुल सही बात है। कैलोटस टेट्रापोडा में आता है, पर ये कह रहे हैं समतापी होता है, यही बात यहाँ गलत है। क्योंकि आपको पता है टेट्रापोडा जो है कैलोटस, ये आपका आता है सरीसृप में, ये आपका सरीसृप में है टेट्रापोडा, और ये समतापी नहीं होता, ये असमतापी होता है, याद रखना। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर, तापमान मेंटेन नहीं कर पाता है कैलोटस। और कैलोटस का एक और भी नाम होता है जिसको हम कहते हैं गार्डन लिजर्ट, इसको हम गार्डन लिजर्ट के नाम से भी कहते हैं। तारा मछली बात करें तो जल संवाहन इगानोडर्मेटा में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे विकल्प नंबर 3 गलत है और गलत ही हमें पता करना था। तो 193 में क्या बनेगा जवाब? 193 में जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। 193 में विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है भाई साहब 194, देख लेते हैं क्या है। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया गया है, मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा करने में। पर्ण मध्योतक की बात करें तो पैरेन्काइमा, संवहन मंडल का छल्ले में बना होता है, ये द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट की बात करी गई है। स्केलेटल काइमेटस अगर बात करें तो एक बीजपत्री तने का हाइपोडर्मिस होती है। खम पैरेन्काइमा की बात करें तो वह बेहद बाह्य त्वचा पर स्थित होता है। 194 में क्या बनेगा जवाब? 194 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 1 देखिए, विकल्प नंबर 1 देखिए, विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 194 का। अगला प्रश्न है 195, कह रहे हैं तंत्रिका की रैनबियर की पर्व संबंधी के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे अगर सही की बात करें तो आप देखिए कौन सा सही है। यहाँ पे सबसे पहली बात कह रहे हैं कि दोनों न्यूरिलेमा माइलिन आसतत होते हैं, न्यूरिलेमा आसतत होते हैं, माइलिन आच्छादित आसतत होता है। तो जहां पे माइलिन सिद्ध आसतत होती है उसी को हम लोग नोड ऑफ रैनबियर कहते थे, ये बात याद रखनी है। जहां पे माइलिन सिद्ध आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है उसी को हम लोग रोड ऑफ रैनबियर कहते थे, यही बात यहाँ के लिए सही है, बाकी सभी बातें यहाँ के लिए गलत हैं। तो क्या बनेगा जवाब आपके 195 का? 195 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके 195 का। अगला प्रश्न है आपका 196, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं अमेजन वर्षा वन में जैव विविधता के लिए सही बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सरीसृप आपके होते थे 378, सरीसृप आपके होते थे 378, स्तनधारी होते थे आपके 427, पक्षी होते थे आपके 1300 और मछलियां होती थी आपकी 3000। फिर से देख लीजिए, सरीसृप आपके 378 हैं, स्तनधारी की बात करें तो 427 होंगे, पक्षी आपके 1300 होंगे, मछलियां यहाँ पे 3000 होंगी। तो ये बढ़ता हुआ क्रम आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है विकल्प नंबर 1 में। 196 का ये बढ़ता हुआ क्रम कहाँ दिया गया है? विकल्प नंबर 1 में। विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब आपका प्रश्न 196 का। अगला प्रश्न 197 है, जीवाणु जनित रोग को पता लगाना है। तो जीवाणु जनित रोग में देख लेते हैं कौन कौन से जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो आपके सामने दिया गया है टाइफाइड, आपके सामने दिया गया है निमोनिया, आपके सामने दिया गया है डिप्थीरिया। ये तीनों के तीनों रोग कैसे हैं? जीवाणु जनित। जीवाणु जनित का मतलब होता है जीवाणु से होने वाले, जीवाणु से होने वाले रोग। उसके बाद है मलेरिया और जुखाम। मलेरिया को भी हम लोग जान लेते हैं। तो मलेरिया आपका पता है आपका प्रोटोजोआ से होता है, तो प्रोटोजोअन जनित रोग होगा, ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद जुखाम, ये आपका वायरस यानी विषाणु जनित रोग है।
पर यहाँ पे हमें सिर्फ बताना है जीवाणु जनित रोग। विकल्प ए बी डी जहां लिखा होगा वही बनेगा जवाब। 197 में ए बी डी कहाँ लिखा है? 197 में ए बी डी लिखा है विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 में लिखा है, विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके पास 197 में। अगला प्रश्न है आपके सामने 198। 198 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं मेंडल द्विसंकर प्रयोग में कौन सा जीनोटाइप पीला गोल फिनोटाइप को प्रदर्शित करता है? तो अगर यहाँ पे बात करें तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली बात है कि पीला गोल वही दिखाएगा जो आपका होमो हेट्रो प्रभावी में होगा, या तो कंडीशन होमो में हो या हेट्रो की हो, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? डोमिनेंट। डोमिनेंट कंडीशन होनी चाहिए। डोमिनेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रभावी। ये प्रभावी जीन होने चाहिए, चाहे होमो हो या हेट्रो हो। तो डोमिनेंट की बात करें, यहाँ पे आपके सबके सब डोमिनेंट हैं, तो ये बात तो सही है। यहाँ पर भी कैपिटल आर, और आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इधर आपकी कैपिटल वाई, ये भी आपका डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ भी आपको डोमिनेंट मिल गया है, आप देख पा रहे हैं। पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई हमको डोमिनेंट नहीं मिला, यहाँ पे हमको मिला है अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब होता है रिसेसिव। अप्रभावी का मतलब क्या होता है, अगर बात करें अंग्रेजी की यहाँ पे तो रिसेसिव कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। तो अगला क्या है? अगला है कैपिटल, और कैपिटल बाई मिल रहा है तो ये भी डोमिनेंट है। तो कौन सा जीनोटाइप करें? पीला और गोल। पीला और गोल। पीला का मतलब यहाँ पे कैपिटल वाई लगा होना चाहिए, और गोल का मतलब कैपिटल आर लगा होना चाहिए, जीनोटाइप को प्रदर्शित करेगा। तो जहां जहां कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल जाएगा वहां हमको मिलेगा, पर यहाँ तो मिल नहीं रहा है तो यहाँ नहीं करेगा। तो आंसर में हमारे पास ए बी सी आएगा, और इधर अगर बात करें तो आपके पास ई आ जाएगा। 198 में अगर बात करें तो ए बी सी और ई जहां लिखा होगा वही बनेगा जवाब। 198 में ए बी सी ई कहाँ लिखा है? ए बी सी ई लिखा है आपके विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 198 का। अगला प्रश्न है आपका 199। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कह रहे हैं निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के जोना पैलेसुडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं एक्रोसोम का श्रावण शुक्राणु की जोना पैलेसुडा के माध्यम से शुक्राणु के कोशाग्र प्लाज्मा भित्ति से होकर जाता है। दोनों की दोनों बातें सही हैं। दोनों की दोनों बातें सही हैं, और दोनों की दोनों जो बातें सही हैं तो क्या बनेगा जवाब? क्या बन जाएगा जवाब? जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न 199 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 200, और कह रहे हैं गलत अनुरूपता बतानी है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है हैगफिश, तो हैगफिश का दूसरा नाम जान लेते हैं। हैगफिश को हम लोग कहते हैं मिक्सिन। हैगफिश का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है आपका मिक्सिन। ये मिक्सिन अगर बात करें तो ये साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करती है, संबंधित है, ये बात सही है। दूसरा आपके सामने लिखा है सॉफिश, और सॉफिश को हम लोग कहते हैं प्रिस्टिस। सॉफिश को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रिस्टिस। ये प्रिस्टिस अगर बात करें ये भी आपकी कॉन्ट्रिक थीस में आती है, बिल्कुल सही बात है। अगला आपके सामने लिखा है फाइटिंग फिश, और फाइटिंग फिश की अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते थे बेटा। इसको हम लोग कहते थे बेटा, और ये जो बेटा है ये आपकी कॉन्ट्रिक थीस में नहीं आती है, ये आपकी आती है ऑस्टिक थीस में। ये आपकी किस में आती है? ये आपकी आती है ऑस्टिक थीस में। ये आपकी आती थी ऑस्टिक थीस में। यही बात यहाँ पे गलत दिया गया। उसके बाद कह रहे हैं एंजल फिश, और एंजल फिश को हम लोग कहते थे टेरोफाइलम, और ये ऑस्टिक थीस में आती थी। इसको हम लोग टेरोफाइलम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टेरोफाइलम। टेरोफाइलम कहते हैं, याद रखिए। तो यहां पर अगर बात करें हमें गलत ढूंढना है, और गलत आपके सामने यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है। आपके प्रश्न 200 में गलत हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 यहाँ पे गलत दिख रहा है, और गलत ही हमें ढूंढना है। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 200 का। तो इसी के साथ हमारे सेशन के सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही धमाकेदार तरीके से करा दिए गए हैं। आपको उम्मीद है कि आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आया होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। जहाँ पे आपको दिक्कत आई है एक बार फिर से आप वीडियो को सुनिए, देखिए दोबारा, जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत आई है उसको आप नोट डाउन करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
आपके सिंह सर ने आपके लिए एक नई सीरीज लॉन्च करी है। आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपको डेली के डेली शाम को 8:30 टू 9:30 तक आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप सभी के सभी लोग अगले साल अगर भाई साहब आपको सच में डॉक्टर बनना है तो रात में बिल्कुल 8:30 बजे आप आ जाइए यूट्यूब पे और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आपका स्ट्रांग हो जाएगा और 100% लिख लीजिए भाई साहब, अगले साल आप मेडिकल कॉलेज के अंदर दिखाई देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर कभी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।